साथियों नमस्कार, मैं सुमेर चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कमल कनवारिया पर। साथियों, पुस्तकालय संघ राजस्थान की इस प्रतिष्ठा और शिक्षा के प्रति इसकी निष्ठा को मैं नमन करता हूं। वह वटवृक्ष जिसकी छांव में यह पुस्तकालय संघ परिवार फल फूल रहा है, ऐसे कृतज्ञता से अभिभूत और जीवन सौंदर्य के पारखी आदरणीय कमल जी कनवारिया को मैं अपने दिल की गहराइयों से नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, कमल जी ने एक मुहिम छेड़ी है, एक बीड़ा उठाया है कि क्यों ना इस बार जो राजस्थान लाइब्रेरियन की वैकेंसी आई है, इसका कंप्लीट कोर्स YouTube पर फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जाए, ताकि बेचारे उन बच्चों का भी भला हो सके जो कोचिंगों की महंगी फीस भरने में सक्षम नहीं है, ऑनलाइन कोर्स खरीदने में सक्षम नहीं है, तो वो भी बच्चे कंपटीशन में आ सकें और वो भी पार्टिसिपेट करके अपने और अपनों का सपना साकार कर सके। मैं शुक्रगुजार हूं इस पुस्तकालय संघ परिवार का कि उन्होंने ये जिम्मेवारी मुझे सौंपी है और इसके तहत मैंने अब तक पहली यूनिट कंप्लीट करवाई है, सेकंड यूनिट अभी चल रही है और कंटिन्यू कंप्लीट सिलेबस हम पूर्ण करेंगे। साथियों, मैं कमल जी को पिछले 5 साल से जानता हूं, लगभग 5 साढ़े 5 साल से मैं इनके साथ जुड़ा हुआ हूं और इनकी जो तमन्ना है इसको मैं बहुत अच्छे से समझता हूं। इनकी मानसिकता है, इनकी जो सोच है बच्चों के प्रति सहयोग की, सच में काबिले तारीफ है। जब भी हमें तैयारी के समय, खैर अब तो हम भी लाइब्रेरियन बन गए, जब हम तैयारी कर रहे थे उस समय जब भी हमें जरूरत महसूस होती थी इनकी, जब हमें लगता था कि हमारे साथ कोई नहीं है और हम सिर्फ एक कॉल करते थे कमल जी को, ये सच में हमारे साथ तन और मन से खड़े हो जाते थे। जब बात सिलेबस की हो, सिलेबस में अशुद्धियों की होती थी, हम कमल जी से कहते सर क्या करें। इन्होंने हमारे लिए बीकानेर बोर्ड की यात्रा करी, बीकानेर बोर्ड भी हमारे साथ जाके आए। उसके बाद जब हमें जरूरत पड़ी एग्जाम डेट की, उस समय भी इन्होंने मेहनत करी और एग्जाम के बाद जब रिजल्ट के लिए हम संघर्ष कर रहे थे, रिजल्ट जारी नहीं हो रहा था, तो कमल जी ने हमारा बखूबी साथ दिया। रिजल्ट ही नहीं, डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट के टाइम पर भी इन्होंने बहुत अच्छे से हमारा साथ दिया। और अब इनके दिमाग में ये चल रहा है कि क्यों ना यार इन बच्चों को भी जो अभी लाइब्रेरी साइंस की तैयारी कर रहे हैं, मैं कुछ उपलब्ध करवा सकूं, मैं इनके लिए भी कुछ कर सकूं। तो ऐसी शख्सियत को मैं नमन करता हूं और मैं आभार व्यक्त करता हूं पुस्तकालय संघ परिवार के सभी सदस्यों का, जिन्होंने मुझे यह मंच प्रदान किया है। साथियों, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से याद करवा सकूं चीजें, बहुत अच्छे तरीके से आपको कंटेंट और कंसेप्ट दोनों याद करवा सकूं। अपने पढ़ने का तरीका यह रहता है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें तो हम यही याद कर लें, साथ ही चीजों को जोड़ जोड़ के हम पढ़ें। कंटेंट और कंसेप्ट को पहले क्लियर करें, उसके बाद उस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में बने हैं अब तक या भविष्य में बनकर आ सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सभी क्वेश्चन हम 1 बाय 1 बोर्ड पे करते हैं। अर्थात पहले कंटेंट और कंसेप्ट देखते हैं और उसके बाद उससे बनने वाली सभी क्वेश्चन हम देखते हैं टॉपिक वाइज। तो आज शुरू करते हैं हम आज की क्लास बिना टाइम व्यक्त किए। मैंने पहली यूनिट कंप्लीट करवा दी है और अभी सेकंड यूनिट चल रही है। सेकंड यूनिट के तहत आज हम जनरल थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन अर्थात वर्गीकरण के सामान्य सिद्धांत आज हमें पढ़ने हैं। मैं कोशिश यही करूंगा कि इसी वीडियो के साथ साथ आपका ये टॉपिक ये कंप्लीट हो जाए।
दोबारा से इसको पढ़ने की जरूरत आपको महसूस नहीं हो। देखो, चीजों को अगर हम जोड़ जोड़ के पढ़ेंगे हमें बहुत अच्छे से याद होगा। मैं राजस्थान लाइब्रेरी में सिलेक्टेड हूं और उसमें मेरी 32वीं रैंक थी। मैंने अपने नोट्स से ही तैयारी करवाई है और अपने नोट्स से ही मैं आपको प्रिपरेशन करवा रहा हूं, ताकि आप भी आपका और आपके अपनों का सपना साकार कर सकें। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। देखिएगा, जनरल थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण के सामान्य सिद्धांत। और अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं, अलग अलग थ्योरीज दी हैं। उनके आधार पर सब ने अपनी अपनी वर्गीकरण की पद्धतियां दी हैं। हम एक एक विद्वान को पढ़ते हुए चलेंगे और उनकी जो थ्योरीज हैं, उनकी जो वर्गीकरण की स्कीम्स हैं, उनको भी साथ में देखते हुए चलेंगे। किसने कौन सी वर्गीकरण की पद्धति दी है और कब दी है, इन चीजों को जरूर हम देखते हुए चलेंगे और दिमाग में भी सेट करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले विद्वान कौन आते हैं? सबसे पहले विद्वान है अपने जेडी ब्राउन साहब। और जेडी ब्राउन साहब ने 3 वर्गीकरण की पद्धतियां दी हैं। 3 वर्गीकरण की पद्धतियां कौन कौन सी दी हैं? सबसे पहले इन्होंने 1894 में क्वीनन ब्राउन नाम से एक क्लासिफिकेशन स्कीम दी। उसके बाद 1897 में इन्होंने फिर से एक क्लासिफिकेशन स्कीम दी, एडजस्टेबल क्लासिफिकेशन इसका नाम रखा। उसके बाद 1906 में इन्होंने एक और वर्गीकरण की पद्धति दी, जिसे आप सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन के नाम से जानते हैं। 1 बाय 1 हम देखते हुए चलेंगे, इनको कैसे याद करें ये भी देखेंगे। सबसे पहले तो आप ये देखिएगा कि जेडी ब्राउन साहब का जन्म होता है 1862 में और इनकी मृत्यु हो जाती है 1914 में। ठीक है, चाहो तो इसको याद कर लेना, अदरवाइज टाइम पीरियड से अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, चाहो तो आप स्किप कर सकते हो। मैं आपको साथ में ये भी बताते हुए चलूंगा कि अब तक कहां कहां से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अगर मुझे ऐसे लगा कि यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं आपको साथ ही बताते हुए जाऊंगा कि ये चीज आप स्किप कर सकते हो। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको हम बहुत अच्छे से भी याद करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, पहली वर्गीकरण की पद्धति इन्होंने दी क्वीनन ब्राउन क्लासिफिकेशन। क्वीनन ब्राउन क्लासिफिकेशन अर्थात क्वीनन ब्राउन क्लासिफिकेशन स्कीम कब दी? 1894 में। सन आपको याद करनी है, क्योंकि ये तो अपने आप ही पता चल रहा है, बोले क्वीनन और ब्राउन 2 व्यक्तियों के नाम हैं। इन्होंने दोनों ने अपने नाम से ही कोई क्लासिफिकेशन की स्कीम दे दी थी, अपने नाम से ही इसका नाम रख दिया था। क्वीनन और ब्राउन 2 व्यक्तियों ने मिलकर दी थी, और कब दी थी? 1894 में। लेकिन दिक्कत आती है इसकी सन को याद रखने में। बोले सन को कैसे याद करें? तो सुनिएगा, बड़े मजे के साथ पढ़िए आप लोग, क्योंकि वहां आपसे कोई ये नहीं पूछने वाला कि आपने याद कैसे किया है। तो ये आप इस क्वीनन को आप क्वीन समझ लीजिए, इस क्वीनन को आप क्वीन समझ लीजिए। क्वीन ने ब्राउन से कहा, क्वीन ने ब्राउन से कहा, बोले नाच। क्वीन ब्राउन से कहती है, बोले चल नाच। क्वीन क्या कहती है ब्राउन से? बोले चल नाच। तो नाच है तो 9 और 4 1894 में हो जाता है। अब क्वीन ब्राउन के साथ क्या कर रही है भाई? ठुमके लगा रही है। क्वीन और ब्राउन दोनों साथ में ठुमके लगा रहे हैं। मैंने देखा दोनों को, मैंने देखा तो मैंने सोचा क्यों ना मैं क्वीन से बोलूं कि मुझे भी कहीं ना कहीं बीच में एडजस्ट कर ले। क्वीन डांस कर रही थी किसके साथ? ब्राउन के साथ। जैसे ही मेरी नज़र पड़ी मैंने सोचा यार क्यों ना आजमा लिया जाए, क्या पता जुगाड़ बैठ जाए। तो मैंने क्वीन से कहा, बोले मुझे भी एडजस्ट कर ले। तो क्वीन कहती है, बोले नासा। बोले नासा था कि पार कौन पड़ा है ना। तो
आपकी पार नहीं पड़ेगी बोले। तो क्वीन ने ब्राउन से कहा बोले चल नाच। मैंने देखते ही कहा बोले मुझे भी एडजस्ट कर ले बोले नासा, ना सा, बोले नासा आपकी पार ना पड़े बोले। तो नासा से नो और सा से सात, ना से नो और सा से सात। मैंने कहा मुझे भी एडजस्ट कर ले बोले नासा। तो ब्राउन ने साहब मुझे तो क्या कर दिया, हाँ मना कर दिया। कोई बात नहीं। क्वीन और ब्राउन दोनों ठुमके लगा रहे थे। क्वीन ने ब्राउन से कहा बोले चल नाच। तो ना से नो और चा से चार नाच। मैंने कहा कि मुझे भी एडजस्ट कर ले बोले ना सा। तो ना सा 1897। ठीक है। उसके बाद आती है सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। एक और वर्गीकरण की स्कीम दी इन्होंने 1906 के अंदर, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, जिसके 3 संस्करण कुल प्रकाशित हुए 1906, 1914 और 1939। 6, 14 और 39 तीनों एडिशन इसके याद आपको करने होते हैं। तीनों एडिशन बार बार पूछे जाते हैं, 6, 14 और 39। प्रथम जो 2 एडिशन थे वो जेडी ब्राउन ने दिए थे। ये इसका फर्स्ट एडिशन आया था और यहाँ इसका सेकंड वाला आया था और ये इसका कौन सा था, थर्ड एडिशन था। ये दोनों एडिशन ब्राउन साहब के द्वारा दिए गए। दोनों किसने दिए, जेडी ब्राउन के द्वारा। और जो तीसरा एडिशन था, क्योंकि जेडी ब्राउन की मृत्यु 1939 में हो जाती है, इनकी मृत्यु के जस्ट बाद एक विद्वान हुए जेडी स्टीवर्ट, इन्होंने इसको एडिट करके तीसरा संस्करण प्रकाशित किया था 1939 में। तो आप यहां स्टीवर्ट, जेडी स्टीवर्ट को याद रख लीजिएगा। तो 2 संस्करण जेडी ब्राउन ने दिए 6 और 14 में, और तीसरा संस्करण इसका जेडी स्टीवर्ट ने। उसके बाद देखिएगा एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, यहां से बहुत बार पूछा जा चुका है कि वन प्लेस थ्योरी किसके द्वारा दी गई है। वन प्लेस थ्योरी अर्थात एक स्थान सिद्धांत किसके द्वारा पेश किया गया, किसने प्रस्तुत किया, यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो वन प्लेस थ्योरी के लिए आप जेडी ब्राउन का नाम हमेशा याद रखिएगा, दिमाग में बिठा लीजिए कि जेडी ब्राउन ने एक स्थान सिद्धांत दिया था, वन प्लेस थ्योरी दी थी। वन प्लेस थ्योरी क्या है देखिएगा जरा। हालांकि क्वेश्चन यहां से यही पूछा जाता है कि वन प्लेस थ्योरी किसने दी थी, तो जेडी ब्राउन के द्वारा दी जाती है। अब वन प्लेस थ्योरी क्या है, इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक विषय के पहलुओं, अब सुनिएगा, प्रत्येक विषय के पहलू अर्थात फैसेट अर्थात पक्ष, तो प्रत्येक विषय के 5 पक्ष होते हैं। अधिकतम प्रत्येक विषय के 5 पक्ष हो सकते हैं, अधिकतम 5 ही हो सकते हैं। तो 5 कौन कौन से, पी, एम, ई, एस और टी। पी, एम, ई, एस और टी। पी अर्थात पर्सनैलिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस और टाइम। पर्सनैलिटी अर्थात व्यक्तित्व, एम अर्थात मैटर, मैटर अर्थात तत्व, ई अर्थात एनर्जी, एनर्जी अर्थात ऊर्जा, एस अर्थात स्पेस अर्थात स्थान, और टी अर्थात टाइम। पी, एम, ई, एस और टी। तो प्रत्येक विषय के पहलू अर्थात जो 5 पक्ष होते हैं, पहलुओं और अभिव्यक्तियों के बावजूद प्रत्येक विषय का केवल और केवल एक ही स्थान होता है। प्रत्येक वर्गीकरण पद्धति में पहलुओं और अभिव्यक्तियों के बावजूद केवल और केवल कितने स्थान होते हैं, एक ही स्थान होता है। इस चीज को आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। आगे चलते हैं और दूसरे विद्वान को देखते हैं जिनका नाम है ई.सी. रिचर्डसन। और रिचर्डसन साहब का जन्म 1860 में और मृत्यु हो जाती है 1939 में। आप चाहो तो इसको देख सकते हो। देखिएगा, यहां से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और सबसे फेवरेट क्वेश्चन ये है यहां से कि फर्स्ट क्लासिफिकेनिस्ट कौन थे। अब क्लासिफिकेनिस्ट क्या होता है ये समझिएगा। क्लासिफिकेनिस्ट किसे कहते हैं? क्लासिफिकेनिस्ट का मतलब होता है कि जिसने किसी ना किसी वर्गीकरण पद्धति का निर्माण किया हो, उसे कहते हैं क्लासिफिकेनिस्ट। अब यहां से एक समस्या और आती है, 2 शब्द एक जैसे हैं, क्लासिफिकेनिस्ट और क्लासिफायर, और दोनों में अक्सर कंफ्यूजन होती ही होती है।
फर्स्ट क्लासिफिकेनिस्ट और क्लासिफायर दो शब्द हैं। क्लासिफिकेनिस्ट का मतलब होता है जिसने वर्गीकरण पद्धति का निर्माण किया हो, जैसे डीडीसी का निर्माण किया था, सीसी का निर्माण किया था, यूडीसी का निर्माण किया था। तो इनके निर्माण कर्ता क्या कहलाते हैं? क्लासिफिकेनिस्ट। ठीक है। एक होता है क्लासिफायर, अर्थात जिसने बनी बनाई वर्गीकरण पद्धति को अपने पुस्तकालय में काम में लिया हो, बस वो होता है क्लासिफायर। क्लासिफिकेनिस्ट अर्थात पद्धति का निर्माण करता, और क्लासिफायर अर्थात उसका प्रयोग करता। उसने बनाई नहीं है, बनी बनाई थी, अपनी लाइब्रेरी में प्रयोग कर लिया, वो हो गया क्लासिफायर। निर्माण करने वाला क्लासिफिकेनिस्ट, और उसका बाद में जो प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्लासिफायर। अर्थात जो इसका संचालन करते हैं, बाद में अपनी लाइब्रेरीज में प्रयोग करते हैं, इसके आधार पर पुस्तकों को व्यवस्थित करते हैं, विषयों को व्यवस्थित करते हैं, वो होते हैं क्लासिफायर। और जिसने अपने सिद्धांतों के आधार पर वर्गीकरण की पद्धति दी है वो होता है क्लासिफिकेनिस्ट। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, दुनिया का अर्थात लाइब्रेरी साइंस के विषय में प्रथम क्लासिफिकेनिस्ट, फर्स्ट क्लासिफिकेनिस्ट कौन था? E.C. रिचर्डसन। याद रखिएगा, जिन्होंने एक पुस्तक दी थी क्लासिफिकेशन थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल। क्लासिफिकेशन थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल, अर्थात वर्गीकरण, थ्योरेटिकल अर्थात सैद्धांतिक, और प्रैक्टिकल अर्थात प्रयोगात्मक। वर्गीकरण, सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक। पुस्तक का नाम क्या था? वर्गीकरण, सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक। ये पुस्तक दी थी इन्होंने। अब सुनिएगा, क्लासिफिकेशन थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल पुस्तक दी थी। अब यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लासिफिकेशन थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल पुस्तक के लेखक कौन थे? तो आप आसानी से इसका आंसर बता देंगे, बोले कौन थे? E.C. रिचर्डसन थे। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन यहां से यह पूछा जाता है कि यह पुस्तक कब दी गई थी? इस पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ था? तो सुनिएगा, यहां दो सन निकलकर सामने आती हैं। बहुत सी ऐसी किताबें हैं जिनमें 1901 दे रखा है। इस पुस्तक के प्रकाशन की तिथि 1901 दे रखी है, और बहुत सी पुस्तक ऐसी हैं जिसमें 1910 दे रखा है। और यह समस्या आपके सामने लाइब्रेरी साइंस के विषय में सन को लेकर हमेशा बनी रहेगी। 5-7 सन ऐसी हैं जो बिल्कुल ऑथेंटिक प्रूफ भी है उनके। अब बहुत से ऐसे ऑथेंटिक प्रूफ हैं जहां 1901 मिल जाएगी आपको, और बहुत से ऐसे ऑथेंटिक प्रूफ हैं जिसमें 1910 मिल जाएंगे। जैसे आप कलकत्ता यूनिवर्सिटी की किताब निकालेंगे तो वहां 1910 मिलेगी आपको। प्रकाशन, पहला प्रकाशन 1910 में हुआ था, साफ साफ लिखा हुआ है। और यूनिवर्सिटी की बुक तो बिल्कुल ऑथेंटिक होती है, डाउनलोड करके आप खुद भी देख सकते हैं। लेकिन बहुत सी बुक्स में इसकी तिथि 1901 भी दी गई है। तो आप दोनों याद रखते हैं भाई, जो 1910 है इसका जीरो उठा के इधर लगा देना, बस इतना ही तो करना है। तो जीरो को आगे पीछे आप करके इसको याद रख लेना। अब ऑप्शन में अगर 1901 आ जाए तो 1901 लगा देना, एक ना हो 10 आ जाए तो 10 लगा देना। दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे आपको, और अगर दोनों एक साथ आ गए तो वो क्वेश्चन डिलीट करवा लेंगे, क्योंकि दोनों के सोर्स हैं अपने पास। तो याद रख लीजिए 1901 और 1910। मैंने आपकी कंफ्यूजन इसीलिए यहां दूर करी है, नहीं तो आप पढ़ते ना कई जगह 1901, फिर दिमाग खराब होता, बोले यार याद ही नहीं होता। बाद में कहीं नई जगह देखते तो 1910 याद कर लेते, फिर देखते तो फिर 1 याद कर लेते। इस चक्कर में कोई सा भी याद नहीं हो पाता। ठीक है। अब देखो, जो ये पुस्तक है क्लासिफिकेशन थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल, ये वर्गीकरण के ऊपर पहली पाठ्य पुस्तक है। क्लासिफिकेशन के ऊपर पहली पाठ्य पुस्तक का नाम क्या है? क्लासिफिकेशन थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल। क्या नाम है भाई? क्लासिफिकेशन। शायद कट रहा है उधर से, थोड़ा सा छोटा कर दूंगा, ये लो जी। क्लासिफिकेशन थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल, ये वर्गीकरण की प्रथम पाठ्य पुस्तक है, पहली टेक्स्ट बुक है। पूछा जा चुका है, बहुत बार पूछा जा चुका है। पहली पाठ्य पुस्तक का नाम क्लासिफिकेशन थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल। किसने दी? E.C. रिचर्डसन ने। कब दी? 1901 या 1910।
ये क्या है? पहली पाठ्य पुस्तक है वर्गीकरण के ऊपर। अब देखो, इसी से सेयर्स महोदय भी प्रभावित थे। जो ये पुस्तक आई थी क्लासिफिकेशन थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल, इस पुस्तक में जो वर्गीकरण के सिद्धांत दिए गए थे, उन सिद्धांतों को भी कहीं ना कहीं WCB सेयर्स ने अपने सिद्धांतों में प्रयोग किया है। अर्थात सेयर्स महोदय जो रंगानाथन साहब के गुरु थे लंदन में, जब रंगानाथन 1924 में लंदन में पढ़ाई के लिए जाते हैं वर्गीकरण के ऊपर, उस समय उनके गुरु कौन थे? WCB सेयर्स। तो वो सेयर्स महोदय भी क्या थे? इनसे प्रभावित थे। इस पुस्तक के आधार पर उन्होंने अपने बहुत से सिद्धांत दिए हैं। अपने सिद्धांतों में भी इसके अंदर जो थ्योरी दी गई है उसका प्रयोग सेयर्स महोदय ने भी किया है। तो याद रख लीजिएगा, EC रिचर्डसन फर्स्ट क्लासिफिकेशनिस्ट थे। पुस्तक दी क्लासिफिकेशन थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल, कब दी? 1901 और 1910। वर्गीकरण के ऊपर पहली पाठ्य पुस्तक थी ये, और इसी से कौन प्रभावित थे? WCB सेयर्स, जो रंगानाथन के क्या थे? गुरु थे। आगे देखते हैं। उसके बाद EW हलमे आते हैं। अब हलमे के भी देखिएगा, इनका जीवन काल अगर देखें तो 1859 और मृत्यु होती है इनकी 1954। 1859 और मृत्यु कब होती है इनकी? 1954 में मृत्यु होती है। चाहो तो याद कर लीजिएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ विद्वान और थे, जैसे डेवी वगैरह है, रंगानाथन साहब है, उनका जीवन परिचय आपको याद करना है। जैसे 12 अगस्त 1892 को जन्म होता है और उनकी 27 सितंबर 1972 को मृत्यु। खैर वो चीजें याद करेंगे हम, इनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिएगा, EW हलमे, हलमे ने क्या किया था? हलमे ने एक थ्योरी दी, अपनी पुस्तकालय वर्गीकरण की थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। जो पुस्तकालय वर्गीकरण के ऊपर इन्होंने थ्योरी दी है, वो किस पुस्तक में दी है? किस नाम से दी है? प्रिंसिपल ऑफ बुक क्लासिफिकेशन नाम से एक पुस्तक दी, उसके अंदर इन्होंने पुस्तकालय वर्गीकरण की थ्योरी को प्रस्तुत किया। किसमें किया? प्रिंसिपल ऑफ बुक क्लासिफिकेशन में। अब सुनिए, यहां से ही क्वेश्चन पूछा जाता है और बार बार ये किताब दे दी जाती है। बोले प्रिंसिपल ऑफ बुक क्लासिफिकेशन के लेखक कौन है, ऑथर कौन है? अब ये सारी मिक्स हो जाती है, एक जैसे नाम लगते हैं ये बाद में आपको। तो सेयर्स महोदय से इसको कैसे जोड़े, या हलमे महोदय से इनको कैसे जोड़े? ऐसे बहुत से नाम हैं, ऐसे बहुत से नाम ऐसे मिलेंगे जो सेयर्स महोदय ने भी दी हैं वो किताबें। तो उनको अलग करने के लिए हम क्या करेंगे? प्रिंसिपल ऑफ बुक क्लासिफिकेशन, इसको हलमे महोदय के साथ कैसे जोड़े वो देखिएगा। देखिएगा, देखो एकदम मजे के साथ पढ़िएगा, एकदम बेसिक तरीके से पढ़िएगा। कैसे? बोले यार वो प्रिंसिपल है ना, बोले यार वो प्रिंसिपल है ना, ये बुक को क्लास का माइन के हलवो बनाओ के। बोले यार यो प्रिंसिपल ये बुक को क्लास में हलवो बनाओ के। इस हलमे को आप हलवा समझ लीजिए, है ना। हलमे को आप क्या समझ लेंगे? हलवा। और फिलहाल तो थेबिया भी हलवा के टक्कर दे रहा होगा, क्योंकि शादी सीजन चल रही है और आप, है ना, बछीड़ दे रहे होंगे, हलवा खा रहे होंगे, जगह जगह गार्डन्स में भी घूम रहे होंगे, है ना, ऐसे जमाई बन के जाते हो ना, कोट वोट लगा के। हाँ, वहाँ पर भी आप टक्कर दे रहे हैं फिलहाल तो हलवा तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा फिलहाल। देखो प्रिंसिपल, बोले यार ये प्रिंसिपल है जो बुक को क्लास में के हलवो बनाओ के, तो हलवा से हलमे याद हो जाएगा। इस प्रकार से आप जोड़ के पढ़िए, क्वेश्चन गलत नहीं होगा और अपना टारगेट है कि क्वेश्चन ही सही होना चाहिए। देखिएगा, पुस्तक का नाम क्या था? प्रिंसिपल ऑफ बुक क्लासिफिकेशन। अब क्या हुआ, इसने क्या किया, लाइब्रेरी एसोसिएशन रिकॉर्ड्स जो 1911 से 1912 में प्रकाशित हुई थी, उसमें 6 लेखों की एक श्रृंखला को प्रकाशित किया। कितने लेखों की श्रृंखला? 6 लेखों की श्रृंखला प्रकाशित की। ये आज तक पूछा नहीं गया है, हो सकता है आगे पूछ लिया जाए कितने लेखों की श्रृंखला थी, तो 6 लेखों की श्रृंखला थी। याद कर लीजिएगा इस चीज को। अब सुनिएगा, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हलमे से संबंधित निकल के आता है, क्या है वो देखते हैं। हलमे के अनुसार देखो, जो संपूर्ण ज्ञान जगत था, तो EW हलमे ने उस ज्ञान जगत को 2 समूहों में विभाजित किया था।
यांत्रिक और दार्शनिक में। तो ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है कि वर्गीकरण को दो समूहों में विभाजित किसने किया। एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है सीधा सीधा, दो समूहों में बांटने वाला व्यक्ति कौन था, तो E.W. हल में। अब क्या होता है, आजकल ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, बोले वर्गीकरण को, या तो ऐसे दे देगा, वर्गीकरण के E.W. हल में ने दो समूह है, कौन से बताए, यांत्रिक और दार्शनिक। या ऐसे दे देता है कि वर्गीकरण को यांत्रिक और दार्शनिक में किसने समूहीकृत किया है, तो आपके आंसर बता देंगे E.W. हल में। ये इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यांत्रिक और दार्शनिक में किसने बांटा था, हल में ने बांटा था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक क्वेश्चन ये भी है, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी वारंट किसने दिया था, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी वारंट किसने दिया था, यह सिद्धांत किसने, साहित्यिक मांग का सिद्धांत हिंदी में जिसे कहते हैं, साहित्यिक मांग का सिद्धांत किसने दिया था, आपका आंसर होना चाहिए E.W. हल में ने दिया था। देखिएगा याद कैसे करें इसको, समस्या तो याद करने वाली है ना, ये चीजें तो आपको बहुत जगह मिल जाएंगी। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी वारंट है, कैसे, सुनिएगा मजे के साथ देखिएगा। बोले यार ई प्रिंसिपल के खिलाफ, बोले यार ई प्रिंसिपल के खिलाफ अगर वारंट इश्यू हो जाए, बोले ई प्रिंसिपल के खिलाफ अगर वारंट इश्यू हो जाए तो मैं तुझे क्या खिलाऊं, हलवा खिलाऊंगा। प्रिंसिपल, क्योंकि प्रिंसिपल देखते हो ना आप, हाँ टीचर्स वगैरह दुखी रहते हैं प्रिंसिपल से, हाँ तो बोले ई प्रिंसिपल के खिलाफ अगर वारंट इश्यू हो जाए तो मैं क्या खिलाऊंगा, हलवा खिलाऊंगा। अर्थात हलवा से हल में, हलमे को आप हलवा ही समझें, है ना। तो प्रिंसिपल के खिलाफ अगर वारंट इश्यू हो जाए तो मैं आपको हलवा खिलाऊंगा। सुनिएगा, सन भी जोड़ देते हैं इसके साथ। बोले अगर ई प्रिंसिपल के खिलाफ वारंट इश्यू हो जाए तो हलवा तो मैं खिलाऊं ही, हलवा तो खिलाऊं ही, साथ ही साथ 11 रुपए का प्रसाद और बांटू, बोले, है ना। बोले 11 रुपए को प्रसाद और बांटू, तो कैसे, 11 से क्या हो जाएगा 1911। प्रिंसिपल के खिलाफ वारंट इश्यू हो जाए तो हलवा तो खाएंगे ही, साथ ही 11 रुपए का प्रसाद और चढ़ाएंगे, 11 रुपए का प्रसाद और बांटेंगे। तो याद कर लीजिएगा, इस हिसाब से क्वेश्चन अपने आप सही हो जाएगा। एग्जाम में दिखते ही आपके दिमाग में आएगा, बोले रे यार ये तो वो हलवा है ना। अगला देखिए, रंगानाथन ने देखो लिटरेरी वारंट के विषय में क्या कहा है कि जब किसी विषय पर साहित्य का आकार बढ़ता है, साहित्य का आकार बढ़ता है, मान लीजिए कोई भी विषय है, अभी लाइब्रेरी साइंस मान लीजिए नया विषय है एक, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं मैं इसको, देखिएगा रंगानाथन ने क्या कहा था इस विषय में, जब किसी विशेष विषय पर साहित्य का आकार बढ़ता है तो एक अलग वर्ग प्रदान करने की आवश्यकता उत्पन्न हो सकती है। लाइब्रेरी साइंस एक नया विषय है वैसे देखा जाए तो, क्योंकि इस पर ज्यादा साहित्य नहीं है। तो लाइब्रेरी जैसे ही कोई किसी विषय के ऊपर साहित्य आना शुरू हो जाता है और एक समय ऐसा आता है कि उस विषय के ऊपर बहुत सारा साहित्य एकत्रित हो जाता है। तो रंगानाथन साहब ने यह कहा कि जब किसी विषय के ऊपर बहुत सारा साहित्य एकत्रित हो जाए तो उस विषय को एक अलग क्लास, अलग वर्ग प्रदान कर देना चाहिए, उसको एक अलग नंबर प्रदान कर देना चाहिए जब उस पर बहुत सारा साहित्य एकत्रित हो जाता है। तो ये क्या होता है, साहित्यिक मांग का सिद्धांत। अब ये चीजें आपके लिए अभी फिलहाल जरूरी नहीं है, आप चाहो तो इनको एक बार स्किप कर सकते हो, मैंने संबंध इनका बना दिया है लिटरेरी वारंट का, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सीधा सीधा, इसलिए मैंने ये डाल दी है। बाकी ये चीजें हम जब कैनन पढ़ेंगे तो वहां इनको बहुत अच्छे से समझेंगे। फिलहाल आप यहां इतना देख लीजिए कि इनका संबंध इनके साथ है, लिटरेरी वारंट का संबंध इनके साथ है। इनको बहुत अच्छे से समझेंगे जब हम उपसूत्र पढ़ेंगे, कैनन पढ़ेंगे, सूचीकरण के 9 और वर्गीकरण के जो 43 उपसूत्र पढ़ते हैं, आइडल प्लेन, वर्बल प्लेन और नोटेशनल प्लेन, तो उनमें इनको बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। यहां करेंगे तो खिचड़ी बन जाएगी और पल्ले और नहीं पड़ेगा कुछ। फिलहाल इतना ही देख लीजिए कि इनका संबंध है प्रिंसिपल ऑफ कलेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन और प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी ऑफ क्लास से इनका संबंध है। बस इतना सा ध्यान रख लीजिएगा एक बार। यहां आगे देखिएगा,
अगले विद्वान आते हैं WCB सेयर्स, जो रंगानाथन के गुरु थे लंदन के अंदर, जब रंगानाथन 1924 में वहां पढ़ाई के लिए जाते हैं। देखिएगा, WCB सेयर्स का जन्म होता है 1881 में और मृत्यु हो जाती है 1960 में। अंग्रेज लाइब्रेरियन थे, बिल्कुल अंग्रेज थे, क्योंकि इंग्लैंड के थे और रंगानाथन वहां पढ़ाई के लिए जाते हैं, तब वहां गुरु बनते हैं ये, तो अंग्रेज लाइब्रेरियन हो गए क्योंकि ब्रिटेन से संबंधित थे। रंगानाथन के गुरु थे, बिल्कुल थे। फर्स्ट ग्रामरियन ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, फर्स्ट ग्रामरियन, प्रथम व्याकरणाचार्य, पुस्तकालय वर्गीकरण के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन थे? WCB सेयर्स थे। और ये उपाधि किसने दी थी? रंगानाथन साहब ने। WCB सेयर्स को व्याकरणाचार्य किसने कहा था? रंगानाथन साहब ने कहा था। ध्यान रखिएगा, WCB सेयर्स को व्याकरणाचार्य किसने कहा? WCB सेयर्स को व्याकरणाचार्य रंगानाथन साहब ने कहा। ये उपाधि किसने दी? रंगानाथन साहब ने दी। अर्थात फर्स्ट ग्रामरियन ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन कौन है? तो WCB सेयर्स। और ये संज्ञा किसने दी? रंगानाथन के द्वारा दी गई। ठीक है जी, देखिएगा आगे। इनके द्वारा सेयर्स महोदय की कुछ बुक्स हैं, उनको आप जरूर याद करिएगा क्योंकि ये बार बार पूछी जाती हैं। देखो कौन कौन सी बुक है। पहली बुक कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन, इनको आप शेर के साथ जोड़िए। सबको शेयर्स को आप शेर समझ लीजिए। शेयर्स को क्या समझेंगे? शेर समझ लेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, क्योंकि चीजें अपने को जोड़नी है, याद करना है अपने को, किसी को बताना थोड़ी है। देखो मेरी तो यही चीजें काम में आई हैं और इन्हीं की वजह से मेरी 32वीं रैंक आई है, और इसी के साथ और इन्हीं सब चीजों की वजह से मेरा नेट क्वालिफाई हुआ है, और वो भी पहले अटेम्प्ट में मेरा नेट क्लियर हुआ है और बहुत अच्छे नंबर के साथ मेरा नेट क्वालिफाई हुआ है। तो मेरी तो ये चीजें काम में आई हैं और इनकी वजह से तो मुझे नौकरी मिली है। तो हो सकता है ये चीजें आपके भी काम में आ जाए, और बिल्कुल आएंगी। लाइब्रेरी साइंस को पढ़ने का एकमात्र तरीका यही है, बाकी तो आप बछीड़ खाते रहना, पता चल जाएगा अभी पढ़ोगे तब। और भी, और जो पढ़ रहे हैं उनको तो पता है, उनको तो पता है कैसे कहां सब कुछ खिचड़ी बन जाती है। देखिएगा, कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन जोड़ दो शेयर्स के साथ, क्योंकि शेयर्स ने दिए, शेयर्स को अपन शेयर समझ रहे हैं। जब भी हलमे दिखे उसको हलवा समझ लो, जब भी शेयर्स दिखे उसको शेर समझ लो, बस सारी समस्याओं का निपटारा हो जाएगा। तो देखो कैसे याद करोगे? बोले यार क्लास में क्लासिफिकेशन को क्लास, बोले यार क्लास का मायने ही कैन पीरियो है, बोले यार क्लास में ही कैन पीरियो है, और क्लास में अगर कोई कैन पीरियो है तो पता ही है, मास्टर अगर देख लियो तो बहरूजी भरा देखो, है ना। तो याद कैसे करेंगे? बोले यार कलेजा चाहिए, बहुत बड़ा शेर का सा कलेजा चाहिए उसके लिए, जिगरा शेर का सा चाहिए। अगर कोई क्लास में कैन पी रहा है तो कैन तो जानते ही हो, हाँ सब जानते हैं कैन वैन। तो बोले क्लास में ही यार कैन पीरियो है, बोले क्लास में कैन पीबा के लिए तो भैया शेर को सो जिगरो चाहिए, तो शेर से शेयर्स हो जाएगा। क्लास में कैन पीने के लिए शेर का सा जिगरा चाहिए, शेर का सा कलेजा चाहिए, तो शेयर्स महोदय। और क्लास में कैन पी रहे बेबी 15, हद है ना। कितने कैन पी रहे? 15 कैन क्लास में, तब तो भाई पक्का ही शेर किसी, हाँ जिगरा शेर का सा चाहिए। ठीक है जी, दूसरा देखते हैं, दूसरी पुस्तक उनकी ग्रामर ऑफ क्लासिफिकेशन। ग्रामर ऑफ क्लासिफिकेशन सुनिएगा भाई, ग्रामर ऑफ क्लासिफिकेशन अर्थात व्याकरण है। यार बोले कैसे जोड़ोगे इसको? देखो कैसे जोड़ना है। बोले यार क्लास में, लाइब्रेरी साइंस की क्लास चल रही है ना, क्लास किसकी चल रही है? लाइब्रेरी साइंस की। बोले यार क्लास में मतलब वो लाइब्रेरी साइंस की चल रही है, और क्लास का मायने ग्रामर पढ़ रहे हो, जे मास्टर देख लियो तो शूटम शूट मचा देखो, है ना। तो क्लास में ग्रामर पढ़ रहे हो, हिम्मत है इसकी भी। तो लाइब्रेरी की क्लास में अगर कोई ग्रामर पढ़ रहा है तो वैसा उसका तो कलेजा कैसा होगा? शेर के जैसा ही होगा। जब भी तो हिम्मत कर पा रहे हो है, नहीं तो बेरोजी बना देखो टीचर। तो 1912 में, और दूसरा एडिशन कब आया? 1915 में। दूसरा चाहो तो याद कर लेना, अदरवाइज पहला जरूर याद रख लीजिएगा। कैसे? बोले यार क्लास में तू ग्रामर पढ़ रहे हो है, पहली बात तो कलेजो तेरो शेर को सो है, और तू क्लास में ग्रामर पढ़ रहे हो है ना,
तो भाई साहब ये समझ लेना, अगर मास्टर ने देख लिया ना तो तेरा तो 12वां पक्का है। क्लास में ग्रामर पढ़ रहा है और जब मास्टर के हत्थे चढ़ गया तो तेरा तो 12वां तुरंत ही हो जाएगा, है ना। तो 1912 जोड़िएगा, चीजों को मजे के साथ पढ़िएगा, दिमाग में बहुत अच्छे से सेट होगी, आनंद लेकर पढ़ेंगे, मजा आएगा पढ़ने में भी। तीसरी देखिएगा, इनकी तीसरी पुस्तक कौन सी थी? इंट्रोडक्शन ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। भाई साहब लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के ऊपर अगर कोई इंट्रोडक्शन दे रहा है, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन पर अगर कोई इंट्रोडक्शन दे रहा है तो उसका तो शेर का सा कलेजा चाहिए। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के ऊपर इंट्रोडक्शन हर किसी के बस की बात नहीं होती, उसके लिए तो कलेजा चाहिए किसका? शेर का सा चाहिए। तो शेयर्स महोदय, सन आप चाहो तो याद कर लेना, अदरवाइज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछी जाती है। पुस्तक की डेट, हाँ ऑथर का नाम पूछा जाता है यहां से। अगला है मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। मैनुअल अर्थात नियमावली, मैनुअल अर्थात नियमावली। तो मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, पुस्तकालय वर्गीकरण के ऊपर तो भैया किसकी नियमावली चलेगी? शेर की चलेगी। बोले पुस्तकालय वर्गीकरण पर तो शेर की नियमावली चलेगी। तो शेर से शेयर्स, अपने आप चीजें जुड़ जाएंगी, क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। इसमें आगे क्या हुआ? मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, बोले लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन पर नियमावली किसकी? शेर की। लेकिन ये पुस्तक आई थी 1926 में, तो शेयर्स महोदय ने दी। लेकिन बाद में 1994 में दो व्यक्ति, रीटा मर्सेला और रॉबर्ट न्यूटन, इन्होंने क्या किया? इस पुस्तक में कुछ संशोधन करके प्रकाशित की। तो इसमें संशोधन हुआ 1994 में, और करने वाले कौन थे? रीटा मर्सेला और रॉबर्ट न्यूटन थे। ये चीज आज तक पूछी नहीं गई है, नहीं है ये चीज, लेकिन अगर आप चाहो तो इसे भी याद कर सकते हो। अगर कोई रिस्क लेना ही नहीं चाहते आप तो इनको भी याद कर लीजिएगा। बाकी ये पुस्तक है और इसका लेखक का नाम कई बार पूछा जा चुका है। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन पर मैनुअल किसकी है और किसकी चलेगी? नियमावली किसकी चलेगी? तो शेयर्स महोदय की। ठीक है जी। बाद में 1994 में रीटा मर्सेला और रॉबर्ट न्यूटन ने इसमें संशोधन किया और उसके बाद प्रकाशित किया। ठीक है, देखते हैं। यह बहुत बार पूछा जा चुका है कि केनन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, और हम हर बार, क्योंकि अपने दिमाग में तो लाइब्रेरी साइंस के विषय में रंगानाथन, रंगानाथन और रंगानाथन, या फिर मेलविल डेवी, डेवी और डेवी। भारत के विषय में हम रंगानाथन, रंगानाथन, क्योंकि भगवान मानते हैं हम उनको। तो जो लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट है वो इंडिया में तो रंगानाथन को भगवान के बराबर की उपमा देते हैं, और बहुत कुछ किया है उन्होंने लाइब्रेरी साइंस के लिए, अपना पूरा जीवन इसी के लिए समर्पित कर दिया। तो पुस्तकालय विज्ञान में तो रंगानाथन साहब को फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस कहा जाता है, पिता कहा जाता है, पिता की तुलना दी गई है रंगानाथन साहब को। लेकिन यहां से सबसे पहले केनन शब्द का जो प्रयोग किया था, केनन अर्थात उपसूत्र, केनन शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाले व्यक्ति थे WCB शेयर्स। कौन थे? WCB शेयर्स। और केनन, देखो मैंने दोनों चीजें एक जगह इसलिए डाली है ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। केनन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया WCB शेयर्स ने, अर्थात शेयर्स ने। और केनन शब्द का सर्वाधिक बार प्रयोग किया, सबसे ज्यादा प्रयोग करने वाला व्यक्ति था रंगानाथन। ध्यान रख लीजिएगा। तो केनन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला व्यक्ति शेयर्स, और केनन शब्द का सर्वाधिक प्रयोग करने वाला व्यक्ति रंगानाथन। बाद में WCB शेयर्स ने कुल कितने कैनन दिए थे? 29 कैनन दिए थे। और रंगानाथन साहब ने कितने कैनन दिए? सूचीकरण के तो 9 दिए और वर्गीकरण के हैं 43 कैनन दिए, जिसे 3 भागों में इन्होंने बांटा, आइडल प्लेन, वर्बल प्लेन और नोटेशनल प्लेन में। जब हम कैनन पढ़ेंगे तो जिंदगी में आपको दोबारा कैनन पढ़ने की कोई जरूरत ही महसूस नहीं होगी। इतने अच्छे तरीके से कैनन याद हो जाएंगे कि आपको जिंदगी में कभी कैनन की तरफ मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। पता चल जाएगा आइडल प्लेन से कौन कौन से कैनन है, वर्बल प्लेन के कौन कौन से कैनन है, और नोटेशनल प्लेन से कौन कौन से कैनन है, और इनके जो पार्ट हैं उनको भी हम बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कैनन दोबारा पढ़ने की। सबके सब 43 के 43 कैनन हम बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है।
चलिएगा आगे चलते हैं। अगले व्यक्ति हैं H.E. ब्लीस। जब भी आपको ब्लीस का नाम कहीं पर भी दिखाई दे, उस ब्लीच को आप समझे कि बोले ये क्या है, ब्लीच है। देखो और तरीके से आप याद करोगे, करके देख लेना, मेरी गारंटी है 2-3 क्लासों के बाद सब कुछ मिक्स हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा ये जो पुस्तक है ब्लीच ने दी है कि शेर्स ने दी है कि रंगानाथन ने दी है, पता नहीं चलेगा, हलमे ने दी है, मालूम भी नहीं चलेगा आपको, सब कुछ मिक्स हो जाएगा। तो ब्लीच देखते ही आप उसे क्या समझेंगे, बोले ये तो क्या है, ब्लीच है। और ब्लीच ते जानो ही हो सब, कोई थोबड़ा पर करा हुआ है और कोई टाट पर करा हुआ है ना। हाँ टाट, देखो ये टाट का किस्सा भी जोरदार है। टाट कुछ लोग बकरी को भी बोलते हैं, टाट कुछ लोग जो अपन पट्टी के लगाते हैं है ना, उसे भी बोलते हैं टाट, अपन खोपड़ी को भी बोलते हैं। तो टाट तो मैं यहां खोपड़ी से तुलना कर रहा हूं, ठीक है। तो ब्लीच, ब्लीच का मतलब ब्लीच, ठीक है। अब देखिएगा जोड़ते हैं चीजों को। इनकी पुस्तकें कौन कौन सी हैं सुनिएगा। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज एंड द सिस्टम ऑफ द साइंस, थोड़ा सा छोटा कर देता हूं मैं, चीजें कट रही हैं शायद उधर, ठीक है। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज एंड सिस्टम ऑफ द साइंस, चाहो तो सन याद कर लेना, सन आज तक पूछी नहीं गई है, केवल इसके लेखक का नाम पूछा जाता है। मैंने सन इसलिए डाल दी, क्या पता कोई रिस्क 1% भी ना लेना चाहे, बाकी आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि इनकी सन पूछी गई हो। 1929 में आई थी ये पुस्तक। खैर अपने को जोड़ना है इसको ब्लीच से, तो कैसे जोड़ेंगे सुनिएगा। सिस्टम ऑफ द साइंस, क्योंकि बहुत लंबे लंबे नाम है, पॉसिबल नहीं है कि आप पूरे नाम याद कर पाओ। अब आप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज को मत देख लेना, क्योंकि ये तो बहुत सी किताबों में मिलेगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज, ये लो यही मिल गया। और भी बहुत से लेखक हैं जिनकी किताबों के नाम का प्रारंभ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज नामक शब्द से होगा, तो वहां फिर मिक्स हो जाएगा, पता नहीं चलेगा कि ये ब्लीच ने दी है या किसी और ने। वो शब्द उठा लीजिए जो किसी अन्य विद्वान ने पुस्तक में नहीं दिया, तो सुनिएगा यहां जोड़ लीजिएगा। देखो मेरे तो यही तरीके काम आए हैं, मैं तो परिभाषाओं में भी यही जुगाड़ लगाता हूं, और एक भी परिभाषा मेरी गलत नहीं होती, एक भी परिभाषा मेरी गलत नहीं होती। तो इसी प्रकार से आप करिएगा। सिस्टम ऑफ द साइंस, बोले यार देखो उसी तरीके से करेंगे हम तो, भाई हम तो गांव के आदमी हैं, और उसी प्रकार से याद करेंगे, जो अपने काम में आया है हो सकता है आपके भी काम में जरूर आएगा। तो सिस्टम ऑफ द साइंस, बोले यार साइंस को तो सिस्टम ही यान को है, बोले यार साइंस को तो सिस्टम ही यान को है कि जब तक तू ब्लीच लगा नहीं पड़ेगा समझ सू 12 है। साइंस को तो सिस्टम यान को है कि ब्लीच लगाया ही समझ में आवा है, बिना ब्लीच के साइंस समझ में ही नहीं आती। बोले तो साइंस का तो सिस्टम ही ऐसा है, ब्लीच लगाने पर ही समझ में आएगी, थोबड़ा पर ब्लीच लगा बैठो साइंस समझ में आ जाएगी, है ना। तो आज जाते ही सारे के सारे ये काम कर लेना, है ना, साइंस जब भी पढ़ो। बोले साइंस का तो सिस्टम ही ऐसा है कि ब्लीच लगाओगे फेस पे तभी समझ में आएगी। सिस्टम ऑफ द साइंस ब्लीच अर्थात ब्लीच, ठीक है जी, याद हो जाएगा। आगे देखिएगा अगली पुस्तक क्या है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज इन लाइब्रेरीज एंड सब्जेक्ट अप्रोच टू बुक्स। उठा लो एक नाम यहां से नाम उठा लो, अप्रोच टू बुक्स। किसी अन्य विद्वान ने अपनी पुस्तक के नाम में आगे ये नहीं जोड़ रखा है, हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज तो बहुत जगह मिल जाएगा आपको, तो यहां से ये शब्द उठा लो, अप्रोच टू बुक्स। बोले उसी बुक्स को अप्रोच करो, उसी बुक को अप्रोच करो जिसके ऊपर ब्लीच लगी हुई है। बोले मैं तो बी बुक नहीं अप्रोच करूंगा जी पर ब्लीच लाग रही है ना। तो अप्रोच टू बुक, तो अप्रोच टू बुक अर्थात उसी बुक को हम अप्रोच करेंगे जिसके ऊपर ब्लीच लगी हुई हो, ब्लीच से ब्लीच हो जाएगा याद। सन आप चाहो तो याद कर लेना, 1933 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई थी। उसके बाद अगली पुस्तक कौन सी है देखिएगा।
बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन, बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन। बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन को हम कैसे जोड़ें? देखिएगा, अभी हम बिब्लियोग्राफी नामक एक टॉपिक भी पढ़ेंगे, अर्थात ग्रंथ सूची, है ना। वो टॉपिक भी हमें पूर्ण रूप से पढ़ना है क्योंकि वो अपने सिलेबस में दे रखा है। तो जब भी देखो, वहां पर भी ये जुगाड़ काम में आएंगे, हर चीज में इसी प्रकार से पढ़ेंगे, हर एक शब्द को, हर एक पॉइंट को इसी प्रकार से हम पढ़ेंगे। अधिकतर चीजों को मैं ऐसे जोड़ जोड़ के याद करवाता हूं और मैंने ऐसे ही याद किया है, मेरे काम में आई है, मेरा इसी वजह से सिलेक्शन हुआ है, मेरी गारंटी है आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा अगर ऐसे पढ़ते रहे तो। बाकी आपको पसंद नहीं है, कंटेंट में दे रहा हूं, आप अपने तरीके से जोड़ के याद कर लीजिएगा, लेकिन जोड़ जोड़ के याद करिए। तो सुनिएगा, अब जब वहां पर भी हम बिब्लियोग्राफी पढ़ेंगे ना, तो बिब्लियोग्राफी को आप बिब्लियोग्राफी ना समझें, उसे समझ ले, बोले ये कौन है? बबली है। हाँ, अपनी अपनी बबली समझ लेना भाई सब, ठीक है। तो देखो कैसे बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन। बोले यार सुनिए, याद कैसे करेंगे, है ना, बहुत मजे के साथ याद करिए। बोले यार, या जो बबली है ना, बिब्लियोग्राफी को क्या समझ लेंगे? बबली। बोले यार बबली है ना, क्लास का मायने भी ब्लीच लगा रहा जाए है। बोले बबली क्लास में भी ब्लीच लगा रहा जाए है ना। तो बबली क्लास में भी ब्लीच लगा रहा जाए है। हाँ, ऐसा नहीं हो कहीं कोई बबली कल क्लास में ब्लीच लगा के पहुंच जाए और मास्टर जी क्लास छोड़ के बाहर वगैरह बोले कोई भूत नहीं आएगी क्लास में, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, और कोई बबली है तो बुरा भी मत मानना भाई। बबली क्लास में क्या लगा जाए है? ब्लीच। और सन अगर आप चाहो तो 1935 याद कर लेना। अब देखो, ये चीजें आपके काम की नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा सा मैंने यहां डाल दिया है क्योंकि मैंने ये नोट्स बहुत अच्छे लेवल के बनाए थे। ये चीजें आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी कोई नहीं, मैंने जोड़ दी हैं ये चीजें। ये बिब्लियोग्राफिक क्लास, क्योंकि देखो ये चीजें यहाँ आपके काम की नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस में बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन नहीं है। आपके सिलेबस में 3 वर्गीकरण की पद्धतियां दे रखी हैं, डीडीसी, यूडीसी और सीसी। बाकी जो भी बच रही हैं उनमें से सिर्फ इतना पूछता है किसने दी, कब दी, बस। ये वर्गीकरण पद्धति, इसका पहला एडिशन कब है, 1-2 जो इंपॉर्टेंट है उनके एडिशन पूछता है, बाकी तो सिर्फ इतना ही पूछता है किसने दी और कब दी। अगर सिलेबस में अपने डीडीसी, यूडीसी और सीसी है, इनको हम बहुत ही डीपली पढ़ेंगे, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं आएगा। इनमें सिर्फ इतना देख लीजिए किसने दी और कब दी 1935 में। ये किस पर आधारित थी? क्रिटेनियन प्रिंसिपल पर। इनको आप छोड़ सकते हैं, ये आपके काम की चीज नहीं है। नोटेशन वगैरह ये चीजें हम आगे पढ़ेंगे। ये है आपके काम की चीज। एस.आर. रंगानाथन, जन्म होता है 12 अगस्त 1892 और मृत्यु होती है 27 सितंबर 1972 को। 1972, 27 सितंबर 1972। 2-7 इधर हो जाता है 7-2, उल्टा पुल्टा हो रहा है, यहां देखिए 2-7, 7-2। और जब भी कोई उल्टा पुल्टा हो तो व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। जब उल्टा पुल्टा हो जाता है तो व्यक्ति की क्या हो जाएगी? मृत्यु। इस प्रकार से भी आप याद कर सकते हैं। तो मृत्यु कब हुई? 27 सितंबर 1972 को। देखिएगा, रंगानाथन, एस.आर. रंगानाथन, सियाली रामामृत रंगानाथन। सियाली इनके गांव का नाम था, रामामृत इनके पिता का नाम था और रंगानाथन इनके शोम का नाम था। आगे देखते हैं इन्होंने क्या क्या दिया है। सबसे पहले तो इन्होंने दी डायनेमिक थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, पुस्तकालय वर्गीकरण के गतिशील सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत किए। अब गतिशील सिद्धांत तो रंगानाथन साहब ने दे दिए, लेकिन एक ही क्वेश्चन और पूछा जाता है, बोले विवरणात्मक सिद्धांत सबसे पहले किसने प्रस्तुत किए थे, ये भी पूछा जाता है। तो ये दिया था ईसी रिचर्डसन के द्वारा। सबसे पहले ईसी रिचर्डसन ने दिए थे विवरणात्मक सिद्धांत, उसके बाद तो सेर्स वगैरह ने भी, इन्होंने भी दिए। सबसे पहले ईसी रिचर्डसन ने दिए, लेकिन गतिशील सिद्धांत अर्थात डायनेमिक थ्योरी सबसे पहले रंगानाथन साहब के द्वारा दी गई, 48 और 55। अब इस थ्योरी को सबसे पहले पेश किया गया किस पुस्तक में दिया गया था? 1957 के अंदर
प्रोलेगुमिना का सेकंड एडिशन आया था। देखो कुल कितने एडिशन आए थे उसके, 3 एडिशन आए थे, 37, 57 और 67। प्रोलेगुमिना के कुल 3 संस्करण आए हैं, 37, 57 और 67। पहला 1937 में, दूसरा 1957 में और तीसरा 1967 में। जो दूसरा एडिशन था प्रोलेगुमिना का, दूसरा एडिशन था, दूसरे एडिशन में डायनेमिक थ्योरी को रंगानाथन साहब के द्वारा प्रस्तुत किया गया, आपके सामने पेश किया गया। फिर जब प्रोलेगुमिना का तीसरा संस्करण आया 1967 में, तो उन्होंने इस थ्योरी का अपडेटेड वर्जन पेश किया, इसका परिष्कृत रूप पेश किया, तीसरे संस्करण जो कि 1967 में आया था। देखिएगा देखते हैं 1957 में प्रोलेगुमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के सेकंड एडिशन में पहली बार डायनेमिक थ्योरी को प्रस्तुत किया गया, पहली बार 1957 में, दूसरे एडिशन में प्रोलेगुमिना के। तीसरा एडिशन प्रोलेगुमिना का कब आया, 1967 में। 1967 में थर्ड एडिशन में इसका उन्नत संस्करण पेश किया गया। बिल्कुल ये चीज अपन ने अभी देखी है। आगे देखिएगा, अब इन्होंने कौन कौन सी चीजें दी हैं। इन्होंने कुछ लॉज दिए हैं, कुछ कैनन दिए हैं, इन्होंने कुछ पोस्टुलेट भी दिए हैं और प्रिंसिपल ऑफ फैसेट सीक्वेंस ये भी इन्होंने प्रस्तुत किया था। और इसके अलावा इन्होंने कुछ डिवाइस भी पेश किए हैं। थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, बाकी तो देखिएगा ये जो लॉज वगैरह है, कैनन्स वगैरह हैं, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे जब हम कोलन क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। कोलन में सबसे पहले हम रंगानाथन का संपूर्ण जीवन परिचय पढ़ते हैं और उसके बाद हम सीसी को पढ़ते हैं जो 1933 में आई थी, जिसके 7 संस्करण 33, 39, 50, 52, 57, 60, 63 और 87 में ये आए थे। 33, 39, 50, 52, 57, 60 ये तो 6 हो गए। 63 में इनका रिवाइज एडिशन आया और 87 में इसका 7वां संस्करण आता है। तो जब सीसी पढ़ेंगे हम, उस समय इन चीजों को बहुत गहनता के साथ हम पढ़ेंगे, एक एक चीज को पढ़ेंगे, विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। यहां तो सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि रंगानाथन साहब ने क्या क्या चीजें सिद्धांतों के रूप में प्रस्तुत की हैं। देखिएगा, इन्होंने लो दिए 2 प्रकार के। लो कितने प्रकार के दिए भाई, 2 प्रकार के लो दिए, एक तो बेसिक लो और एक फंडामेंटल लो। फंडामेंटल लो और बेसिक लो। बेसिक लो इन्होंने कुल 6 प्रकार के दिए। बेसिक लो कितने दिए, 6, और 6 के 6 प्रकार हम डिटेल से पढ़ेंगे जब कोलन हम पढ़ेंगे। कोलन के समय हम 6 के 6 लो एक एक को डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि लो कितने दिए, 6। चलो मैं इनके नाम तो बता देता हूं आज आपको थोड़ा सा। 6 लो कौन कौन से थे देखिएगा। एक जुगाड़ बना रखा है मैंने इनको, क्योंकि कारण है, पता नहीं चलता ये बेसिक लो में है कि कैनन में है, ये चीजें आपस में सब मिक्स हो जाती हैं। तो 6 जो बेसिक लो थे उनको मैंने एक अलग एक लाइन बना के इनको सबको अलग प्रकार से रख लिया था। कौन सी लाइन वो आप भी देख लीजिएगा, हो सकता है आपके लिए भी यूजफुल हो। अरे यार इधर टच हो कि मेरी शर्ट खराब हो गई पीछे से। ठीक है कोई नहीं, देखिएगा कौन कौन से दिए 6 लो। एक लाइन याद रख लीजिएगा, स्थानीय रस समिति, जिसे आप 2 टुकड़ों में लिख लीजिएगा, सम और मिति। इसके पीछे भी लॉजिक है, 2 क्यों लिखा है अभी समझ में आ जाएगा। स्थानीय रस समिति की निष्पक्ष व्याख्या, उम्मीद करता हूं मेरी उर्दू आपको समझ में आ जाएगी। हाँ, बिना पैसों के आपको उर्दू भाषा भी सिखाई जा रही है ना, तो सीख लीजिएगा आप भी। स्थानीय रस समिति की निष्पक्ष व्याख्या, इसमें आपके 6 के 6 बेसिक जो लो थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। देखिएगा कौन कौन से 6। स्थानीय से हो गया आपका
स्थानीय भिन्नता का सिद्धांत, स्थानीय भिन्नता का सिद्धांत। मंदिर में आरती शुरू हो गई है भाई। रस से क्या हो जाएगा? रसाकर्षण का सिद्धांत, रसाकर्षण का सिद्धांत। स्थानीय से हो गया स्थानीय भिन्नता का सिद्धांत, रस से हो गया रसाकर्षण का सिद्धांत, सम से हो जाएगा आपका समरूपता का सिद्धांत, समरूपता का सिद्धांत, सम से हो जाएगा आपका समरूपता का सिद्धांत। मिति से हो जाएगा आपका मितव्ययिता का सिद्धांत। नहीं दिखेगा शायद ये कलर आपको, कलर चेंज कर लेता हूं मैं थोड़ा सा। मितव्ययिता का सिद्धांत क्या हो जाएगा? मितव्ययिता का सिद्धांत। स्थानीय से स्थानीय भिन्नता का सिद्धांत, रस से रसाकर्षण का सिद्धांत, सम से समरूपता का सिद्धांत, मिति से मितव्ययिता का सिद्धांत, और निष्पक्ष से क्या हो जाएगा? निष्पक्षता का सिद्धांत। निष्पक्ष से हो जाएगा आपका निष्पक्षता का सिद्धांत। और व्याख्या से हो जाएगा आपका व्याख्या का सिद्धांत। व्याख्या से क्या हो जाएगा भाई? व्याख्या का सिद्धांत। व्याख्या का सिद्धांत। और व्याख्या के सिद्धांत का एक अन्य नाम और भी है, उसे कहते हैं हम अर्थ निर्णयन का सिद्धांत। अर्थ निर्णयन का सिद्धांत। ये 6 आपके बेसिक लॉ हैं, और इन 6 बेसिक लॉ को हम एक एक को बड़ी गहनता के साथ पढ़ेंगे जब हम कोलन पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्थानीय रस समिति की निष्पक्ष व्याख्या, स्थानीय भिन्नता का सिद्धांत, रसाकर्षण का, समरूपता का, मितव्ययिता का, निष्पक्षता का और व्याख्या का, इसी का दूसरा नाम है अर्थ निर्णयन का सिद्धांत, ठीक है। आगे देखते हैं। बेसिक लॉ अपने कितने थे? 6, वो हमने देख लिए। अब आते हैं फंडामेंटल लॉ, और फंडामेंटल लॉ कितने हैं? 5 हैं। फंडामेंटल लॉ कितने हैं? 5 हैं। और 5 फंडामेंटल लॉ कौन कौन से हैं? पहला आपका क्या है? पुस्तकें उपयोगार्थ हैं। प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, तीसरा हो गया। चौथा है पाठक के समय की बचत हो, और 5वां है पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। लाइब्रेरी इज ए ग्रोविंग ऑर्गेनिज्म है। ये 5 सूत्र हैं। इन 5 सूत्र को भी हम भली भांति पढ़ेंगे जब हम कोलन पढ़ते हैं, जो रंगानाथन साहब ने दिए हैं, जिनका पहला प्रकाशन 1931 में होता है, इनका निर्माण 1928 में किया जाता है, ठीक है। खैर, चीजें वहां देखेंगे। 43, अभी यहां हम सिर्फ इतना देख रहे हैं कि रंगानाथन साहब ने क्या क्या चीजें दी हैं। उसके बाद 43 कैनन उन्होंने दिए, और 43 कैनन, ये देखो कैनन भी 2 प्रकार के दिए हैं। सूचीकरण के कैनन तो कितने दिए हैं इन्होंने? 9 दिए हैं। और वर्गीकरण के कैनन दिए हैं 43 कैनन, जिनको 3 भागों में बांटा है, आइडल प्लेन, वर्बल प्लेन और नोटेशनल प्लेन, है ना। तो इनको भी हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और कैनन तो जिंदगी में आपके गलत ही नहीं होंगे, इस प्रकार से हम जोड़ जोड़ के पढ़ेंगे। बहुत अच्छे जुगाड़ इनके तो मैंने बना रखे हैं। कैनन में तो आपका कोई क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। 13 इन्होंने पोस्टुलेट दिए,
चार इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ फेसेट सीक्वेंस, पक्ष परिसूत्र के सिद्धांत कितने दिए? 4 हैं। पक्ष परिसूत्र के सिद्धांत कितने हैं भाई? 4 हैं। कौन कौन से हैं 4? इनको भी हम बहुत डीपली पढ़ेंगे। एक स्पेशल टॉपिक डालते हैं हम पक्ष परिसूत्र के सिद्धांत, और उसमें हम चारों सिद्धांतों को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। 4 सिद्धांत कौन से हैं? सबसे पहले वॉल पिक्चर प्रिंसिपल अर्थात चित्र दीवार सिद्धांत। दूसरा क्या है? वोहल ऑर्गन प्रिंसिपल अर्थात संपूर्ण अंग सिद्धांत। तीसरा क्या है अपना? काउ काफ प्रिंसिपल अर्थात गाय बछड़ा सिद्धांत। और चौथा सिद्धांत आपका है एक्ट एंड एक्शन एक्टर टूल प्रिंसिपल। तो इनको हम वहां बहुत अच्छे से देखेंगे। 9 डिवाइस इन्होंने दिए। 9 डिवाइस, 8-9 प्रकार के डिवाइस दिए हैं। जैसे डिवाइस का प्रयोग किसी भी विषय का सटीक नंबर बनाने के लिए किया जाता है, जैसे सब्जेक्ट डिवाइस, ज्योग्राफिकल डिवाइस, अल्फाबेटिकल डिवाइस, और समय के हिसाब से भी इनको जोड़ा जाता है अर्थात जिसे कहते हैं हम क्रोनोलॉजिकल डिवाइस। तो ये चीजें हम वहां बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ये टॉपिक अपना कंप्लीट होता है। इसके बाद हम मिलेंगे आपसे एक नए टॉपिक के साथ। अगर मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपको अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।